तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। लोकतंत्र के इस महापर्व में तीसरे चरण का मतदान आज चल रहा है। छत्तीसगढ़ का अगर जिक्र किया जाए तो 7 सीटों पर वोट इस वक्त डाले जा रहे हैं। उत्साह सुबह से ही देखने को मिल रहा है। सुबह से भी तमाम मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी लाइन देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, और साथ ही आपको लगातार हम ये भी दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं ऊपर जहां पर वोटिंग परसेंटेज भी दिखा रहे हैं कि कहां पर कितना प्रतिशत मतदान अभी तक हुआ है। लुंड्रा की बात करेंगे, 18.10% मतदान यहां पर हुआ है। और ये कुछ जगह की तस्वीरें भी हैं, बहुत ही अच्छी तस्वीरें हैं जहां पर महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। पिछले जितने भी अभी चुनाव हो रहे हैं, चाहे वो राज्य की बात की जाए चाहे देश की बात की जाए, अक्सर ये देखा जा रहा है कुछ वक्त पहले से जहां पर महिलाएं हमेशा आगे नजर आ रही हैं। यानी कि उनको भी पता है चूल्हा चौका बाद में करना है, पहले मतदान करना, उसके बाद बाकी के काम करना है। तो ये जगह जगह की तस्वीरें, छत्तीसगढ़ के तीसरे और अंतिम चरण का आज मतदान हो रहा है। और इस मतदान में जो भी खबरें आ रही हैं, लगातार पल पल की अपडेट, और एक बार फिर से न्यूज़ 18 की मुहिम, बटन दबाओ देश बनाओ। चांपा लोकसभा में मतदान शुरू हो चुका है। इस वक्त मौजूद है मतदान क्रमांक 94 पर, जहां पर मतदान जो है शुरू हो गया है। यहां पर लंबी कतारें लग रही हैं और आप देख सकते हैं कि जिस तरह से लोग आए हुए हैं, इनसे कुछ लोगों से हम बात करेंगे। आज आप वोट करने के लिए हैं, क्या सोच के वोट करने के लिए हैं? एक सुदृढ़ समृद्ध भारत और साफ सुथरे मतदान को बढ़ावा देने के लिए और सभी को जागरूक करने के लिए मतदान जरूरी है। और अपने जो सही प्रतिनिधि चुनना हमको आवश्यक है, और सही प्रतिनिधि चुनेंगे तो हमारा विकास होगा और साथ साथ राष्ट्र का भी विकास होगा। इस उद्देश्य से मैं यहाँ पर इस मतदान केंद्र में। ये काम पे या नाम पर या जो वादे करते नेता, उस पे वोट करना चाहिए? काम पे वोट करना चाहिए, काम पे वोट करना चाहिए। काम ही महत्वपूर्ण है, और काम अगर हो तो नाम अपने आप हो जाएगा। काम जरूरी है। और कुछ लोग और हैं, मतलब आप करने के लिए वोट करने के लिए क्या सोच के आए हैं, क्या वोट करेंगे आज? वोट डालने के लिए। क्या काम पे वोट देंगे कि नाम पर, कि जो वायदे करते हैं नेता उन पे दे रहे हैं? काम पे। आप युवा हैं, क्या सोचते हैं? आपने वोट किया है, क्या सोच के वोट किया है? देश हित राष्ट्र हित की चिंता करते हुए मतदान किया गया है। कौन देश को आगे लेके जाएगा, हमारे देश का मान सम्मान जो गौरव बढ़ा रहा है, उसकी चिंता करते हुए मतदान कर रहा है। अच्छा, ये एक चीज और है, काम पर नाम पर, कि उससे जो है काम पर या ये वायदे जो करते हैं उन पे करना चाहिए वोट? केवल काम को प्राथमिकता दिया जाता है। कोई भी मतदान हो, किसी प्रकार के मतदान हो, काम प्राथमिकता है। ये मतदाता हैं जिनको काफी उत्साह है, अपना मत का उपयोग कर रहे हैं। लगातार जो है लोगों का आना शुरू हो गया है। 7 बजे से मतदान शुरू हुआ है, 7 से 5 बजे तक मतदान होगा। और लोग जो है काम को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं जांजगीर चांपा के लोकसभा क्षेत्र में। चोलाराम यादव के साथ सुरेंद्र सिंह, छत्तीसगढ़। तो सुना आपने यहाँ पर संवाददाता सुरेंद्र जो कि पोलिंग बूथ पर मौजूद है। उन्होंने जब मतदाताओं से बातचीत की, उनसे जानने की कोशिश की कि किस आधार पर वो अपना वोट देंगे, तो इसमें से ज्यादातर मतदाताओं का यही कहना था कि काम के आधार पर ही वो वोट दे रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि जनता के जहन में जो मुद्दे होते हैं दीपेश, उन्हीं के आधार पर जनता बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है इस लोकतंत्र के महापर्व पर। बिल्कुल। रीडू, सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये वो छत्तीसगढ़ है जो अब हमेशा जब भी छत्तीसगढ़ का नाम आता है तो हम अब किसी और के सामने भी कहते हैं तो नक्सलगढ़ उनके दिमाग में रहता है। लेकिन सवाल यह है कि वो छत्तीसगढ़ भी अब काम के आधार पर वोट कर रहा है। चलिए, लगातार हम हमारे सहयोगियों से भी चर्चा कर रखे हैं, तो वहीं हमारे साथ 2 राजनीतिक नुमाइंदे भी छत्तीसगढ़ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। हमारे साथ गौरीशंकर श्रीवास जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। गौरीशंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस से हमारे साथ अजय साहू जी हैं। अजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गौरीशंकर जी, मैं आपसे ही सवाल करूं उससे पहले एक बार किस तरह से आप अपील छत्तीसगढ़ वासियों से करना चाहेंगे इस लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए? दीपेश जी, निश्चित तौर पे आज बहुत बड़ा दिन है छत्तीसगढ़ के लिए और लोग अपने भविष्य का चुनाव करने जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे मेरी आपके चैनल के माध्यम से अपील है कि सभी लोग घर से निकलें और बाद में जलपान पहने मतदान, जो हमने नारा दिया है। तो निश्चित तौर पे जनता इसको हाथों हाथ ले रही है और जनता से अपील है कि भविष्य के और भारत देश के नवनिर्माण के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मतदान खुद भी करें और आने वाले लोगों को भी प्रेरित करें। जी अजय जी। निश्चित तौर पर लोकतंत्र के आज इस महापर्व में छत्तीसगढ़ सहित देश के समस्त मतदाताओं से अनुरोध करना चाहूँगा कि सारे काम छोड़कर सही चुनाव करें, अपने सांसद का चुनाव करें, ताकि ये इस देश के अंदर एक अच्छी सरकार, सच्ची सरकार
आपके हितों की रक्षा करने वाली सरकार मिल सके। अगर आज चूक गए तो 5 साल पछताना पड़ेगा, इसलिए आज घरों से निकलिए और मतदान करके अपने मताधिकार का प्रयोग करिए। यही आह्वान मैं आप सभी से करना चाहता हूं। जी बिल्कुल। गौरी शंकर जी, अब आपके पास आते हैं। बीजेपी की सरकार लंबे समय तक रही है, तमाम सीटों की तो हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक अहम सीट है जांजगीर चांपा। बाकी की जो 6 सीटें हैं वहां पर तो बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर है। जांजगीर चांपा में बसपा ने भी अपना प्रतिनिधि उतारा हुआ है, तो क्या लगता है आपको कि बसपा कांग्रेस और बीजेपी के वोट में सेंध लगा पाएगी या नहीं? नहीं, देखिए, बसपा का जो जनाधार है वो जांजगीर जिले में 1 से 2 सीटों तक है। वहीं से उनके लगातार विधायक जीतकर आते हैं। लोकसभा का प्रारूप बहुत बड़ा होता है, जांजगीर के लोग इस बात को बखूबी जानते हैं और इसी कारण लगातार वहां से भारतीय जनता पार्टी के सांसद को आशीर्वाद देते आए हैं। गुहा रामजगल्ले जी युवा हमारे प्रत्याशी, इसके पहले भी वो सांसद रह चुके हैं और निश्चित तौर पर जिस प्रकार का पूरे देश में वातावरण बना है, मैं तो कई मतदाताओं के आपके टेलीविजन स्क्रीन में भी देख रहा था कि लोग किसी सांसद का चुनाव नहीं करना चाहते, लोग राष्ट्र का चुनाव करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री पद को लेकर जो उत्सुकता बनी हुई है, इस तारतम्य में छत्तीसगढ़ के वासी इस बार मतदान कर रहे हैं। निश्चित तौर पर सांसद की भूमिका भी बहुत अग्रणी होती है उस क्षेत्र के लिए, लेकिन मौजूदा परिस्थिति जिस प्रकार के देश में निर्मित हुई है, छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे तो सरगुजा को हमने नक्सल मुक्त जिला बना दिया था, आज वहां पे बलरामपुर में आईआईडी का बम बरामद हो रहा है। मतलब नक्सली आमद फिर से उस क्षेत्र में शुरू हो गई है। तो राष्ट्रवाद का जिस मुद्दे को हम पहले भी कहते थे, उसे फिर से बलवती कहते हुए मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी का जब जब शासनकाल आता है, आतंकवाद और नक्सलवाद पता नहीं ऐसी क्या हो जाती है कि अचानक से उसमें बढ़ोतरी देखने मिलती है, अघोषित रूप से सरकार चलाने की यहाँ पर बात सामने आती है। तो देखिए, राष्ट्रवाद इसीलिए हमारे लिए सर्वप्रथम रहता है कि राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो बाकी चीज कहां से होगी, ना विकास की बात होगी ना किसी और चीज की बात होगी। चूड़ी पहन कर बैठने वाली कायर सरकार बैठी थी, जिन्होंने जवाब नहीं दिया। क्रिया होती है, उसकी प्रतिक्रिया भी वैसी होनी चाहिए। हमने कर दिखाया। उरी हमला के बाद क्या हुआ, हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, जिसे खून कर दलाली बोलकर संबोधित किया गया। अभी पुलवामा अटैक के बाद हमने एयर स्ट्राइक किया, जिसका सबूत मांगते फिर रहे हैं। तो क्रिया होगी, उसकी प्रतिक्रिया सरकार कैसे करती है, यह सबसे जरूरी बात है। क्योंकि जवाब आप सरकार से मांगते हैं, आप कहते हैं सेना के नाम से हम राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जवाब आप सेना से नहीं मांगते। आपका यह कहना रहता है कि सरकार हाथ में हाथ धरकर बैठी हुई है। बात की स्पष्ट करती है छत्तीसगढ़ में राष्ट्रवाद की एक अहम मुद्दा रहा। अजय जी, आपकी नजरों में कौन सा मुद्दा छत्तीसगढ़ में इस बार जनता को ज्यादा प्रभावित कर पाया कांग्रेस के लिहाज से? क्या राष्ट्रवाद का मुद्दा अगर बीजेपी ने भुनाया तो उसका काट आपके पास कोई दूसरा मुद्दा था? क्या कोई ऐसे की फैक्टर थे जो वाकई में इस अप्रत्याशित जीत के बाद भी आपकी जीत को बरकरार रखे और लोकसभा में भी आगे बढ़ा पाए? देखिए, हमने जो काम 100 दिनों में कर दिखाया है, हमारे लिए वो मुद्दे हैं। हमने अपने काम के दम पर छत्तीसगढ़ की जनता से हमको सपोर्ट करने को कहा है, हमको जनादेश देने को कहा है। हमारी सरकार ने जिस तरीके से किसानों का कर्जा माफ किया, बिजली का बिल आधा किया और जो हमारी योजनाएं थी, जिस तरीके से पूंजीपतियों की जमीनों को लेकर के हमने किसानों को लौटाने का काम किया, इस तरीके की जो हमारे निर्णय थे, उसका लाभ हमको इस चुनाव में मिलेगा। हमने जिस तरीके से 35 किलो चावल हर गरीब परिवार के साथ साथ छत्तीसगढ़ के सभी लोगों को 10 रुपए किलो में चावल देने का जो निर्णय लिया है, चूंकि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है तो यहाँ के लोगों को उसका लाभ मिलना चाहिए। हमारी सरकार के मुखिया, प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी किसान परिवार से आते हैं, खुद किसानी करते हैं, किसानों के दर्द को वो समझते हैं। यही कारण है कि 100 दिन पहले तक जिस प्रदेश में 1400 से अधिक किसानों ने आत्महत्या कर ली थी, उसी छत्तीसगढ़ प्रदेश में 100 दिन के अंदर एक किसान ने 51,000 रुपया जो है मुख्यमंत्री राहत कोष में दान करता है। वो किसान ये बताता है कि किसान कहीं ना कहीं समृद्ध हो रहा है। इसका प्रचार हमने नहीं किया, लेकिन जो चीजें हैं वो तो आपको देखनी पड़ेगी, वो तो चीजें सच्चाई है। आप जिस तरीके से राष्ट्रवाद की बात करते हो, हमने कसाब को फांसी में लटकाया। जिन लोगों ने जिस तरीके के काम किए थे उनको फांसी में लटकाने का काम, यही चूड़ी पहनी हुई सरकार जिसको आप कहकर इस तरीके का अपमान करने का काम कर रहे हैं गौरी शंकर जी, उसी सरकार ने इस तरीके से फांसी में लटकाने का काम किया था। और आपकी सरकार ने क्या किया था, मैं उस शब्द का उपयोग नहीं करूंगा, मेरी परवरिश ऐसी नहीं है किसी का अपमान करने की। आपकी सरकार ने
जब विमान में जो जिस तरीके से हाईजैक हुआ था, तो आपके यहाँ का वित्त मंत्री, विदेश मंत्री जो है वो पाकिस्तान की धरती। अजय जी, आप उस टाइम क्यों चुप बैठे थे? सर्वदलीय बैठक हुई थी, सर्वदलीय बैठक में सबसे बात की गई थी, उसके बाद ये फैसला हुआ था कि हाँ हमें उसे छोड़ देना चाहिए, और उसके बाद छोड़ कर आया गया। सवाल ये है, मेरा सवाल भी ले लीजिए ना अजय जी, मेरा सवाल भी ले लीजिए। गौरीशंकर जी, मैं आ रहा हूं, जरा अजय जी को भी बोलने दीजिए। अजय जी, मेरा सवाल भी ले लीजिए। सवाल ये है कि जब अगर एयर स्ट्राइक हुई, जब अगर अब सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उसका अगर श्रेय बीजेपी ले रही तो फिर किस बात की चिंता है? आप भी लेते हैं ना, आपने भी कहा कि कसाब को हमने फांसी चढ़ाया, आपने भी कहा कि कतर में अगर पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए तो हमारे द्वारा किए सेना के शौर्य का, हमने कभी भी सेना के शौर्य का श्रेय लेने का काम नहीं किया। इससे पहले भी पाकिस्तान के टुकड़े करके बांग्लादेश बनाया गया था। आज भी कांग्रेस ऐसा नहीं कहती है क्या कि इंदिरा जी ने तमाचा मारा था? इससे पहले भी पाकिस्तान के साथ युद्ध हुए थे, हमने पाकिस्तान को हराया था, तो उसका श्रेय इंदिरा जी ने कभी अपने ऊपर नहीं लिया। वो काम, वो सेना का पराक्रम था। सेना कभी किसी मोदी की सेना या राहुल की सेना नहीं हो सकती। सेना हिंदुस्तान की सेना है, उस पर राजनीति करना बंद कीजिए। आपने जो 268 वायदे किए थे, जो संकल्प लिए थे, उन संकल्पों पर बात कीजिए। उसमें आपने कितने संकल्प पूरे किए हैं, आप उस पर बात कीजिए। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कराकर राष्ट्रवाद के नाम पर गोलमोल तरीके से, इस तरीके से गुमराह करने का जो काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इससे उनको बचना चाहिए। अजय जी, अब एक निवेदन और है कि यहाँ पर हम प्रदेश की यदि बात करें, आज मतदान हो रहा है, अंतिम चरण का मतदान है। जनता के जहन वो क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर वो मतदान कर रही है, इस पर कुछ चर्चा करने की जरूरत है अभी, क्योंकि अभी 5 बजे तक मतदान होगा। यहाँ पर आपने बात बोली है, गौरीशंकर जी सवाल आपसे है। अजय जी बोल रहे हैं कि पिछले 15 सालों में 1400 किसानों ने आत्महत्या की है। 100 दिन की सरकार में अभी एक भी किसान ने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि और समृद्ध हुए हैं। 15 सालों तक बीजेपी की सरकार क्या करती रही? किसान समृद्ध नहीं हो पाए, 100 दिन की सरकार में समृद्ध हो गए, और आप कह रहे हैं कि जनता हमारे पक्ष में है। देखिए, ऐसा है कि लोकतंत्र में किसी भी सरकार का आकलन आप 100 दिन में नहीं कर सकते। हमने भूपेश बघेल जी से 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड नहीं मांगा था, ना प्रदेश की जनता ने मांगा था। ये खुद अपने मुंह मियां मिट्ठू बनकर पहुंच गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने कि हमारा रिपोर्ट कार्ड लीजिए, क्योंकि मालूम है इनकी पूर्व की जो सरकार है 50-55 साल से उनकी कोई उपलब्धि नहीं है, कोई नेता नहीं इनके पास में। इसलिए भूपेश बघेल जी प्रधानमंत्री प्रत्याशी के रूप में घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं। तो ये समझने वाली बात है कि 100 दिन की सरकार की जब हम बात करते हैं और पूछते हैं कितने किसानों कर्ज माफी हुआ, तो कहते हैं हमारा पैसा नहीं है। क्या 36 लाख किसानों कर्ज माफी हो गया? कितने लाख किसानों को खाते में पैसा पहुंचा? इस बात का डाटा उपलब्ध करा दीजिए। कर्ज माफी की बात आप कर रहे हैं, 2500 रुपए क्विंटल की बात कर रहे हैं, अभी तक 450 रुपए का डिफरेंस राशि नहीं पहुंचा है। ये आधी अधूरी सरकार आधा अधूरा घोषणा कर अपना पीठ थपथपाने का काम कर रही है। मैं 10 सेकंड में एक बात जरूर उसका जवाब देना चाहता हूं। ये बात सेना के पराक्रम और कह रही हम उसका लाभ नहीं लेते, ठीक है आप लाभ नहीं लेते, लेकिन बेइज्जत आप ही करते हैं। सेना के चीफ को सड़क छाप गुंडा कहते हैं, सेना के लोग बलात्कार करते हैं, ये बात कहने वाले आप ही लोग हैं। देखिए, आपने आज जो राफेल के नाम से झूठ का जो पुलिंदा लेकर आए थे, कल देश के सामने बेशर्मी के साथ आपको माफी मांगना पड़ा। 10 साल में आपने दुर्गति कर दी थी सेना की। अब मैं छत्तीसगढ़ में फिर से आता हूं। यहां पे बात मुद्दों की थी। ये चुनाव विधानसभा का चुनाव नहीं था। भूपेश बघेल जी ने क्या कार्य किया है, इसका जवाब तो उन्हें 2023 में देना होगा। ये 100 दिन की सरकार का आकलन कैसे होगा? अभी तो बहुत से कार्य की हम बात अगर करते हैं कि बेरोजगारी भत्ता, शराबबंदी की, तो सरकार का जवाब आता है कि 5 साल की सरकार है, 100 दिन में आप कैसे हमसे अपेक्षा कर रहे हैं? तो रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करने के लिए आप 100 दिन की सरकार का दिखा रहे हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, वो भी आधा अधूरा। चलिए, आप तो कह रहे हैं ठीक है रिपोर्ट कार्ड हमने मांगा तो नहीं, लेकिन भूपेश जी तो लगातार पीएम के 5 साल के काम का रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं। लेकिन क्या बीजेपी दे पा रही है कि उज्ज्वला योजना का क्या हुआ, स्वच्छ भारत अभियान का क्या हुआ, गंगा सफाई का क्या हुआ? वो तमाम मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं कांग्रेस लगातार उठा रही है और उन पर जवाब मांग रही है। मैं आप दोनों के साथ लगातार चर्चा जारी रखूंगा, आप दोनों से लगातार सवाल जवाब हम करते रहेंगे और वो तस्वीर भी हम आपको दिखाते रहेंगे कि किस तरह से लोकतंत्र के इस महापर्व में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रखेंगे। लेकिन